हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर अपना क्लासेज। इस सेशन में हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, विविध, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सभी टॉपिक से लिए गए हैं जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, चाहे बिहार एसआई हो, यूपी एसआई या रेलवे एनटीपीसी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से अपने आप को अलग कर लिया है? किस देश ने कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है? ऑप्शंस हैं चीन या भारत या अमेरिका या पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत। भारत कोविड-19 के कारण अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में? पंजाब में या केरल में या दिल्ली में या फिर महाराष्ट्र में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल में। केरल में सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं केवल भारत को या भारत एवं रूस को या भारत एवं जापान को या भारत और अमेरिका को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत और रूस को। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने 1500 रुपये की लागत से विश्व के सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ बनेगी? किस राज्य में? दिल्ली में या गुजरात में या महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 48वें स्थान पर। भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। 2019 में क्या स्थान था? 2019 में 52वें स्थान पर था, जो 2020 में 48वें स्थान यानी 4 पायदान की छलांग लगाकर 48वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन किसे बनाया गया है? हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं परेश रावल या अनुपम खेर या शत्रुघ्न सिन्हा या अमिताभ बच्चन को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परेश रावल को। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन हाल ही में परेश रावल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश के विधानसभा में प्रस्ताव लाकर विधान परिषद समाप्त करने का विचार किया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीट है 176 और विधान परिषद की सीट है 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में विश्व के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। फरवरी 2020 में विश्व के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? अंग्रेजी को या हिंदी को या मंडारिन को या बंगाली को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी को। अंग्रेजी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। और दूसरा स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान पर चीनी की भाषा मंडारिन है और तीसरे स्थान पर हिंदी को प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर अंग्रेजी, दूसरे स्थान पर मंडारिन और तीसरे स्थान पर हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य कौन है? जो हाल ही में चुनाव हुई थी 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग कौन सा राज्य किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार। 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग बिहार राज्य द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर डे 2020 में कब मनाया गया? अर्थ आवर डे 2020 में कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 24 मार्च को या 25 मार्च को या 27 मार्च को या 28 मार्च को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 28 मार्च को। हर वर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को पूरे विश्व में 1 घंटा के लिए अर्थ आवर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च महीने के अंतिम शनिवार को। और बिजली के सारे बल्बों को बंद कर दिया जाता है और इस वर्ष अर्थ आवर 28 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदीतमा संबोधित किया गया है? ऑप्शंस हैं सिंधु को या सरस्वती को या वितस्ता को या यमुना को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरस्वती को। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी कहा गया है। माते तमा, देवी तमा और नदी तमा किसे कहा गया है? ऑप्शन बी, सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, क्या था? कृषि था या शिकार था या शिल्प कर्म था या व्यापार था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिकार था। प्रारंभ में आर्य खानाबदोश एवं शिकारी थे और प्रायः अस्थायी जीवन जीते थे और इनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के अस्थायी आवास का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यज्ञ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में यज्ञ शब्द को किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ के लिए या चना के लिए या चावल के लिए या गेहूं के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जौ के लिए। यज्ञ शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया गया है, किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी थी? निरंकुश थी या प्रजातंत्र थी या गणतंत्र थी या वंश परंपरागत राजतंत्र थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र थी। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं।
किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शंस है ऋग्वेद में, या सामवेद में, या यजुर्वेद में, या फिर अथर्ववेद में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? ऑप्शंस हैं जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद तुगलक, या बलबन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था और अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी जिसे गृहकर भी कहते हैं लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन था, या अलाउद्दीन खिलजी था, या मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिरोज शाह तुगलक था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे। पहला घड़ी कर, जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और दूसरा था चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। कौन कर प्रचलित थे? एक घड़ी कर और दूसरा चराई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ब्यास थी, या रावी थी, या सिंधु थी, या फिर सतलज थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंधु थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? ऑप्शन है गाजी मलिक, या मलिक काफूर, या जफर खान, या उबेक खान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था और उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। खिलजी के बाद तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी मलिक ने, जिसे क्या कहते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? ऑप्शन हैं खिलजी वंश, या लोदी वंश, या दास वंश, या तुगलक वंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया था। अगर ऑप्शंस में देखें तो गुलाम वंश यानी दास वंश का शासन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था और खिलजी का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक था और लोदी वंश का शासक 1450 से 1526 ईस्वी था। लेकिन तुगलक वंश का शासक 1320 से 1414 ईस्वी तक था। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में, या बलिया में, या वाराणसी में, या फिर गोरखपुर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में इस्तेमारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है और इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी और यहीं पर इसका कब्र स्थित है। कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। मृत्यु कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय या रघुजी भोसले या दौलत राम सिंधिया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बशीन की संधि की और संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों और अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब था या हैदराबाद के निजाम थे या पेशवा बाजीराव द्वितीय थे या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अवध का नवाब। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 ईस्वी में बसीन की जो संधि हुई थी उस पे हस्ताक्षर किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शंस हैं, हैदराबाद के निजाम ने या इंदौर के होलकर राज ने या जोधपुर के राजपूत राज ने या मैसूर के शासक ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वे थी हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से या फुटबॉल से या बेसबॉल से या बैडमिंटन से। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोल्फ से। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ठोस है या द्रव है या गैस है या प्लाज्मा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है और इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं और ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा का जल का पीएच मान कितना होने पर हमें उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? 5.5 या अधिक, 5.5 या कम, 6 या अधिक या 3.5 या कम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5.5 या कम। वर्षा जल का पीएच मान जब 5.5 या कम होता है तो उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दी जाती है। पीएच एक संख्यात्मक मापक है जो पदार्थों की अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करते हैं। जब 7 से नीचे होता है तो क्या होता है? अम्ल होता है, और वही जब 7 से ऊपर पीएच होता है तो वह क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है? संविधान का वह भाग कौन है? ऑप्शंस है भाग 3 है, या भाग 4 है, या भाग 5 है, या भाग 6 है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाग 3 है। संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, जिसे लागू करवाने के लिए कोई भारतीय नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? डार्विन, लिनियस, लियोफ्रेस्टस या हिप्पोक्रेटस? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लिनियस, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को द्विनाम नामकरण पद्धति के जनक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर या 1.5 मीटर या 4 मीटर या 6 मीटर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, लेकिन बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये भी क्वेश्चन आता है। जयदेव थे, वह किस शासक के दरबारी कवि थे? कनिष्क के, या चंद्रगुप्त द्वितीय के, या धर्मपाल के, या लक्ष्मण सेन के? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन के। जयदेव जो गीत गोविंद के रचयिता थे वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, और लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक था। यह भी कई जगह क्वेश्चंस रहते हैं कि लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? जो एक अरब विद्वान था। ऑप्शन अल बरूनी था, या अल मसूदी था, या अल अहमदी था, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल बरूनी के द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया, और अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में इसका वर्णन किया है। अल बरूनी की पुस्तक कौन है? किताब उल हिंद, उसमें वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? रदरफोर्ड में, या जॉन डाल्टन ने, या जे थॉमसन ने, या बोर ने? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान से निकलने वाली गैस है। धान से कौन सी गैस निकलती है? इथेन, मीथेन, या नाइट्रोजन, या ये सभी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मीथेन। धान से निकलने वाली दिए गए ऑप्शंस में मीथेन है। ऐसे धान से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। इस प्रकार सुपर मिनी सेट का टॉप 35 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।